हिंदुस्तान लाइव पर आप तमाम लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आप सबका खैर मकदम करता हूं। एक सवाल आज मैं आप लोगों से भी पूछना चाहता हूं और उन हुक्मरानों से भी जो सत्ता में बैठे हैं, जो आज राज कर रहे हैं। क्या यही है राम राज्य? और क्या धर्म परिवर्तन और जबरन धर्म परिवर्तन की जो परिभाषा है वो यही है? कहते किसको है जबरन धर्म परिवर्तन? इसके बारे में भी पूछा जाना चाहिए। उसके अलावा कि हमें संविधान इजाज़त क्या देता है, यानी हम जिस भी धर्म को अपनाएं, जिस भी धर्म को माने, और कोई और अपना धर्म छोड़ करके कोई दूसरा धर्म अगर अपनाता है अपनी इच्छा से, अपनी स्वीकृति से, बिना किसी के दबाव में, बिना किसी के लालच में, बिना किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती में, तो क्या वो गलत कर रहा है? हिंदुस्तान का कानून इस पर क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ने, आइन ने हमें किसकी इजाज़त दी है? ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम सवालात हैं जो मैं वरिष्ठ वकील महमूद पराचा से पूछना चाहता हूँ और उनसे संविधान के दायरे में बात करना चाहता हूँ। क्योंकि एक बात जो सामने आ रही है, जिस तरह से महंत नरेंद्र गिरी की हत्या हुई और उससे पहले हमने ये देखा कि अडानी के पोर्ट पर गुजरात में 3000 किलो की हेरोइन, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में, यानी स्मैक की, उम्दा क्वालिटी की स्मैक, जिसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में, बैनुल अक़वामी बाज़ार में 21,000 करोड़ है। आज कोई ना बात करे उस हेरोइन की जो सीज की गई है, जो पकड़ी गई है। आज कोई ना बात करे महंत नरेंद्र गिरी के कत्ल की और तमाम उन मुद्दों की जो इन पर बात की जानी चाहिए, जिन पर चर्चाएं की जानी चाहिए, जिन पर सवाल उठने चाहिए। आज कोई बात ना करे इन सब चीज़ों की, तमाम मुद्दों और मामलात की। बस सिर्फ कलीम सिद्दीकी, कलीम सिद्दीकी, कलीम सिद्दीकी। तो फिर ये कहा है अभी मेरे से लाइव आने से पहले महमूद पराचा ने कि कलीम सिद्दीकी तो एक बहाना है, क्योंकि हेरोइन और महंत नरेंद्र गिरी हत्या को छुपाना है। बहरहाल ज़्यादा वक्त नहीं लेता और आपकी सीधी मुलाकात इस वक्त महमूद पराचा से कराना चाहता हूँ। महमूद पराचा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान लाइव पर। और हमेशा की तरह से आपसे ज़्यादा वक्त ना लेते हुए सीधा सा सवाल करना चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे रैपिड क्वेश्चंस हों और आपके रैपिड जवाब हों। लोग सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि हमको संविधान में किस तरह की इजाज़त है मज़हब को तब्दील, बदलने को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, या जिसको धर्मांतरण कहते हैं। एक बात, इसी में एक एडिशनल सवाल और भी कर रहा हूँ कि जबरन धर्म परिवर्तन क्या है और इच्छा से धर्म परिवर्तन क्या है? कानून हमें क्या कहता है? देखिए, कानून जो है हमें सीधा सीधा जो भारत का संविधान है, जिसकी आज धज्जियां उड़ाई जा रही हैं मनुवादी मानसिकता की सरकार द्वारा, वो साफ साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है। एक बात, किसी भी धर्म के बारे में, अपने धर्म के बारे में प्रोपोगेट कर सकता है, मतलब लोगों से कह सकता है कि आप भी ये धर्म इख्तियार करो। ये संविधान देता नहीं है, ये संविधान में चीज़ें हैं जो हम सब ने, भारत के लोगों ने अपने आप को दी हैं। पहली बात ये समझ लीजिए। और संविधान ये कहता है कि अपने मज़हब को प्रमोट करने के लिए, उसकी तबलीग करने के लिए अगर सरकार कोई टैक्स भी नहीं लगाएगी, जो संविधान की आर्टिकल 27 है, तो ये सब चीज़ें हैं। ये भी कहता है कि कोई, एक धारा संविधान की है 28, वो ये कहती है कि अगर कोई सरकारी इदारा, सरकारी स्कूल होगा तो उसमें किसी मज़हब की तालीम नहीं दी जाएगी, मज़हब के बारे में नहीं बताया जाएगा, न्यूट्रल रहेगा, अगर स्टेट फंड होता है। लेकिन यदि कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनती है अपने किसी मजहबी एंडाउमेंट से, यानी कि ट्रस्ट से, या माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या मेजॉरिटी इंस्टीट्यूशन भी है जो कि अपने ट्रस्ट से बनती है, तो वो बिल्कुल इससे बंधी हुई नहीं है कि वो अपने धर्म के बारे में नहीं बताएंगे। ये तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के बारे में कहता है भारत का संविधान। अब एक बात तो ये हो गई कि अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत, छूट सबको है,
ये भी करने की छूट है कि कोई किसी मजहब को ना माने, ये भी एक छूट है। मैं ये भी, अगर कोई चाहे तो ये भी प्रचार कर सकता है कि कोई किसी मजहब को नहीं माने। ये और उसका इसके ये उसका अधिकार ये है। उसका अधिकार संविधान ने दिया है, किसी मजहब को मानने का, किसी मजहब का प्रचार करने का, या किसी भी मजहब को ना मानने का भी। अब जबरन जो धर्मांतरण है ये अपने आप में एक मिथ्या है, फ्रॉड है, झूठ है, जो कभी हो ही नहीं सकता, खास तौर पे उस हालात में जब किसी भी देश में, किसी भी समाज में थोड़ा बहुत भी रूल ऑफ लॉ बाकी है। नहीं तो आपको लग रहा है कि रूल ऑफ लॉ बाकी है या लॉलेसनेस है आज? नहीं, थोड़ा बहुत तो बाकी है, क्योंकि अंबेडकरवादी फिर भी लड़ाई करके थोड़ा बहुत रूल ऑफ लॉ तो बाकी है ही, वरना जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं वो तो रूल ऑफ लॉ को खत्म करना चाहते हैं। नहीं तो अगर बाकी होता तो क्या मौलाना कलीम सिद्दीकी इस तरह से गिरफ्तार होते? अगर रूल ऑफ लॉ बाकी होता और ये राम राज्य की जो बात की जा रही है अगर बाकी होता तो क्या यह कानून पर चलने वाली बात होती? तो कलीम सिद्दीकी के साथ साथ इससे पहले हमने देखा उमर गौतम गिरफ्तार किए जाते। क्या अगर ऐसी चीज बाकी रहती तो क्या मुफ्ती जहांगीर गिरफ्तार किए जाते? सवाल तो मैं आपसे यही तो पूछना चाह रहा हूं कि आखिर रूल ऑफ लॉ बाकी है या नहीं है, और अगर है तो इन लोगों की गिरफ्तारियां किस चीज को देखते हुए की गई हैं? जो लंबी लंबी प्रेस रिलीज आई हैं महमूद पराचा हम लोगों के आगे, उनमें जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन धर्मांतरण, यही तो सवाल कर रहा हूं मैं। नहीं, देखिए, दो चीजें हैं, ये क्यों हो रहा है उस पर मैं आऊंगा, लेकिन मेरी अगर आप 2-3 मिनट बात सुने तो आपको ये पिक्चर क्लियर होगी क्या हो क्या रहा है मुल्क में। अगर आज कोई भी जबरन धर्म परिवर्तन करा सकता है तो वो मनुवादी मानसिकता की सरकार करा सकती है, मनुवादी मानसिकता के लोग करा सकते हैं। यानी क्योंकि आपका मतलब उन्हीं का दबदबा है, उन्हीं का जोर है। उन्होंने भारत की सभी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस जो है उन पे एक तरह से उनको दबाव में लाकर, जबकि जुडिशरी में देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, तो आप ये समझ लीजिए ना बात कि कितनी ज्यादा लोग जो है हर एक इंस्टीट्यूशन, सीबीआई हो, सीबीसी हो, प्रेस हो, कोई भी इदारा हो, पुलिस हो, कुछ भी हो, सब इदारे जो हैं एकदम दबाव में हैं और खुल के काम नहीं कर पा रहे हैं। तो दबाव किसका है? मनुवादी मानसिकता। फिर रूल ऑफ लॉ कहाँ आया? मैं वही कह रहा हूं ना, तो रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल ऑफ डंडा तो है ना। तो मैं कह रहा हूं अगर किसी स्टेट में या तो मनुवादी मानसिकता के लोग ये कह दें कि जी ये आज हालात ये हैं कि बौद्ध समाज के लोग हावी हैं देश पे, क्रिश्चियन समाज के लोग हावी हैं देश पे, ट्राइबल लोग हावी हैं देश पे, जो शेड्यूल कास्ट लोग हैं जो कि जो हिंदू धर्म में नहीं आते वो हावी हैं देश पे, और रूल ऑफ लॉ नहीं है। मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो बिल्कुल एकदम हाशिए पे खड़े हैं और पूरी ताकत लगा के कोई भी जाके किसी को डरा धमका के मजहब चेंज करा सकता है। ऐसा आसान है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। देखिए, जनता भी जानना चाह रही है और मैं भी पूछना चाह रहा हूं, जब कानून हमें इजाजत देता है अपने मजहब के प्रचार प्रसार की और किसी भी मजहब को अपनाने और मानने की, या अपना जिस धर्म में है उसको छोड़कर दूसरा धर्म अपनाने की, सवाल सिर्फ आपसे यही करना चाहता हूं और लोग भी यही जानना चाह रहे हैं कि जबरन धर्म परिवर्तन, जबरन धर्म परिवर्तन, ये क्या है? ये क्या है? ये फ्रॉड है, मनुवादियों का फ्रॉड है। इलेक्शन जीतने की जो उनकी स्कीम है वो है फ्रॉड है। मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आप मुझे 1 मिनट दे दें तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कैसे। या तो जबरन या लालच में। तो लालच इस वक्त क्या कोई शेड्यूल कास्ट दे सकता है कि आप मनुवादी मानसिकता के व्यक्ति हो, आप शेड्यूल कास्ट बन जाओ? क्या लालच देगा बेचारा, वो तो इतना गरीब है। कोई ट्राइबल दे सकता है, वो खुद इतने गरीब हैं। कोई बौद्ध दे सकता है, कोई सिख दे सकता है, कोई क्रिश्चियन दे सकता है, कोई मुसलमान दे सकता है, दे ही नहीं सकता। आरएसएस ही दे सकती है ना। लालच भी आरएसएस दे सकती है, दबाव भी आरएसएस बना सकती है। तो धर्मांतरण यदि कोई जबरदस्ती या लालच से करा सकता है तो वो मनुवादी मानसिकता के लोग मनुवाद की तरफ करा सकते हैं, और कोई धर्मांतरण करा ही नहीं सकता देश। अच्छा, इस्लाम क्या इजाजत देता है? मुझे आपसे पहले ये सवाल करना है, इस्लाम क्या इजाजत देता है? किसी को जबरदस्ती अपने धर्म में शामिल कराना, क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता है? मैं ये कह रहा हूं, अगर कोई इस्लाम धर्म की, क्योंकि मैं खुद मुसलमान हूं, अगर कोई किसी पे दबाव बनाता है किसी भी वजह से मजहब को मानने के लिए, तो खास तौर पे तो वो मुसलमान ही नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारा मजहब कह रहा है, क्योंकि हमारा मजहब और सब मजहबों को ये मानने की एकदम छूट है। इतना अच्छा है कि लोग आते हैं। अब ऐसा है दुनिया में जिसको आप समझ लीजिए, जो मजहबी तौर पे अपने मजहब में ये बताता है कि इंसान और इंसान बराबर नहीं है, बाकी इस्लाम हो जाए, क्रिश्चियनिटी हो जाए, बौद्धिज्म हो जाए, सिखिज्म हो जाए, सब क्या कहते हैं? सब मजहब बराबर हैं। तो बराबरी के लिए इसीलिए लोग अट्रैक्ट होके इस्लाम की तरफ आते हैं, इसीलिए लोग अट्रैक्ट होके दूसरे मजहबों की तरफ जाते हैं, क्योंकि वो, और आज के हालात में अगर कोई मुसलमान बनता है
सबसे मुश्किल काम अगर भारत में कुछ है आज, सबसे ज्यादा डिसएडवांटेज किसी को हो सकती है तो वो इस्लाम धर्म का अनुयायी बनने में हो सकती है। तो ये लोग कितने पक्के लोग हैं, एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहा हूं मैं कि कितना इनका अज़म पक्का है कि ये जानते हैं कि हर तरह की जुल्म, ज्यादती, दबाव होगा, उसके बाद भी अगर कोई मुसलमान बनना चाह रहा है तो वो कितना पक्का होगा, वो किसी भी दबाव में, किसी भी लालच में बन ही नहीं सकता। अब आ जाते हैं किस लिए हो रहा है। आप देखेंगे ये जो सरकार है पिछले 7 साल वाली, तो खास तौर पे चाइना हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान हमें आंखें दिखा रहा है, चाइना ट्रेड डेफिसिट इतना है हमारा उनसे, गुजराती जो बिजनेसमैन है मनुवादी मानसिकता के, उन्होंने पूरा देश चाइना को बेच दिया। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, इस पर किसी को चिंता नहीं हो रही। नहीं, चिंता क्या होगी, ये तो कर ही खुद रहे हैं ना। गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन है, जो ये सरकार चला रहे हैं, मोदी देखिए, मोदी साहब एक उनके इशारे पे काम करते हैं। मोदी कौन से वाले मोदी की बात कर रहे हैं? मैं बहुत सारे मोदी तो देश से भी भाग गए, वो सब मालिक हैं। अच्छा, जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अच्छा, आप माननीय प्रधानमंत्री की मैं बात माननीय प्रधानमंत्री, परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूं। लेकिन जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो अडानी अंबानी के इशारे पे काम करते हैं, अपने देश के लिए कुछ करने की स्थिति में ही नहीं है। वरना हमारी देश की इतनी मजबूत फौज होने के बावजूद चाइना हमें आज आंखें दिखा रहा होता, हमारी जमीन पे जमीन कब्जा कर रहा होता। हम कोविड वायरस के लिए पूरी दुनिया शिकायत कर रही है, हमारा देश इसके लिए कोई शिकायत ही नहीं कर रहा। अब मजबूरी में आके प्रधानमंत्री जी ने अभी जाके वहां बोला है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। खुल के नहीं बोल रहे कि चाइना ने वायरस फैलाया है। वहां क्या किया, चाइना से ही पैसे लेके मनुवादी मानसिकता के जो गुजराती बिजनेसमैन है, हमारे देश की पॉलिसी चेंज कराई और मौलाना साद और तबलीगी जमात वालों पे चाइना की तरफ से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए कोरोना वायरस का इल्जाम जो लगाया मौलाना साद और तबलीगी जमातियों पर लगाया, एपीसेंटर बना दिया, एपीसेंटर बना दिया मरकज को, हमने देखा कितना फायदा हुआ। फिर उसके बाद जी, फिर उसके बाद कितने पैसे लेके कराया, कोर्ट से बहुत जबरदस्त लताड़ पड़ी और उसके बाद फिर माफी मांगनी पड़ी और कई कोर्ट्स ने कह दिया कि इनको स्केप गोट्स बनाया गया, बलि का बकरा। मैं उस पर आऊंगा बाद में। अब आगे की कहानी सुनिए। हाँ, नहीं, पहले मेरी कहानी पूरी नहीं हुई अभी। मैं जो आपसे पूछ रहा हूँ, फिर ये क्या है? मुफ्ती मौलाना कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी, मुफ्ती जहांगीर की गिरफ्तारी, मौलाना उमर गौतम की गिरफ्तारी, ये है क्या? हम इसको क्या माने? यूपी का इलेक्शन, एक तो ये है सीधा सीधा यूपी का इलेक्शन, ठीक है, जीतना है तो क्या है, वहां पे तो लाशें समुद्र उसमें नदियों में तैर रही थी। वहां पे तो प्रधानमंत्री हमारे देश के ये कहते हैं और योगी जी ये कहते हैं कि हम लोगों ने सबसे ज्यादा 5 किलो जो अनाज है वो बांटा है। शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। मतलब देश का जो नागरिक है, 85 करोड़ जनता देश की ऐसी हो गई है जिसे 5 किलो अनाज दरकार है, नहीं तो वो भूखे मर जाएंगे। ये बड़ी तारीफ के तौर पे बता रहे हैं अपने आप को, प्रधानमंत्री जी भी परम आदरणीय है और योगी जी भी बता रहे हैं। तो ये मयार, ये हमारा देश यहां आ गया। अब यूपी का इलेक्शन है तो क्या बताएंगे कि हमने यूपी के लोगों को मरवा दिया, यूपी को पूरा बर्बाद कर दिया, कंगाल कर दिया। यहां तक कि फोटोएं भी हमें बंगाल की लगानी पड़ती हैं अगर कोई हम दिखाना, ये बताएंगे जाके। क्या करेंगे? मुसलमानों की नफरत, एक ही तो हथियार है, एक ही औजार है, एक ही फार्मूला है और कुछ तो है ही नहीं इनके पास। इस फार्मूले से अगर हम निकालने में कामयाब हो जाएं देश को, तो देश में अच्छी सरकारें आएंगी। मगर अब है क्या? और देखिए स्टेजेस में हो रहा है ऐसा। जब जो उमर गौतम साहब को पकड़ा गया, दूसरों को पकड़ा गया, तो ये एक आग है जिसमें घी डालते रहना है। और अगर कोई ऐसी बात आ जाती है जैसे अडानी साहब के उसमें आ गई, अब अगर इन्वेस्टिगेशन की जाए तो मैं बता देता हूँ अडानी साहब की किस में आ गई। गुजरात में जो अडानी साहब का पोर्ट है, मुंद्रा पोर्ट, वहां पर 3000 किलो उम्दा क्वालिटी की हेरोइन पहली बार हिंदुस्तान की तारीख में, मैं कहूंगा कि एक इस तरीके से हेरोइन का सीजर होना, उसका पकड़ा जाना, जिसकी कीमत 21,000 रुपए करोड़ बताई जा रही है। लेकिन तो कोई भी एक चैनल, आप भी पैनलिस्ट हैं, लगातार आपसे सवाल जवाब करती है मीडिया, क्या आपसे किसी ने अब तक सवाल जवाब किया, किसी भोंपू मीडिया के किसी पत्रकार ने, किसी एंकर ने, कि वो जो 21,000 करोड़ की हेरोइन आई है उसकी खबर कहाँ गई? आपसे किसी ने बात करी इस बारे में? 21,000 करोड़ की तो पकड़ी गई है, कितने सालों से ये चल रहा है वो है। ये तो पता नहीं कौन ईमानदार अफसर आ गया होगा, क्या गलती से पकड़ी गई, वरना तो वहां ये रोज का ही धंधा होगा। इतनी बड़ी तादाद में इतनी बड़ी कंसाइनमेंट लाने की अगर कोई स्मगलर हिम्मत कर रहा है तो आप सोचिए ना उसको कितनी खुली छूट होगी वहां पे। लेकिन ये मीडिया तो देश को बर्बाद करने पे तुली हुई है ना। ये तो अमित शाह साहब के काबू में है, ये तो मोदी जी के काबू में है, ये तो योगी जी के काबू में है। ये तो मैं वही तो कह रहा हूं,
ये सब चीजें क्यों हो पा रही हैं? नहीं, फिर आपके काबू में क्या है, हमारे काबू में क्या है, संविधान के काबू में क्या है फिर? हमारे देखिए, हम लोगों की सबकी कमी है, खास तौर पे मैं मुसलमानों की तो कमी मानता ही हूँ, बहुत बड़ी कमी मानता हूँ, और अपने कायदों की कमी मानता हूँ, इतनी मुस्लिम अवाम की नहीं, क्योंकि वो तो बहुत बहादुर है। अब बहुत सारी बातें मैंने कहना जो है कम कर दिया, लेकिन इसमें सरासर हमारी गलती है कि क्यों क्यों कम कर दिया? कि डर की वजह से? डर की वजह से नहीं, एक इत्तेहाद की वजह से, जो मैं कोशिश कर रहा हूं कि इत्तेहाद, मुझे डर तो सिर्फ अल्लाह ताला के अलावा किसी से लगता नहीं है, और अपनी गलतियों से लगता है कि मुझे अल्लाह ताला जो है अब गलती करने से बचा के रखे। लेकिन मसलतन मैं तनकीद कम करता हूं आजकल अपने लोगों के बारे में। उसकी मसलहत यह है कि मैं चाहता हूं कि हम चाहे जैसे भी हैं आपस में इकट्ठे हों, और अवाम इतनी ताकतवर है हमारे देश की कि मुस्लिम कम्युनिटी की जिम्मेदारी है, आप जब देश पे बात आ गई है तो वो खड़ी हो और बचाए देश को, इन मनुवादी ताकतों से बचाए। ये देश खत्म कर रहे हैं, तो अब हमें उठ खड़ा होना पड़ेगा, हमें प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के लिए नहीं, जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हैं, कहां हैं वो आज? वो तैयार हैं। कौन नहीं करा रहा प्रोटेस्ट? कौन रोक रहा है? कौन? यानी आपको लग रहा है कि कौम का कोई कायद ही नहीं रह गया? आपको लग रहा है कि कोई लीडर ही नहीं रह गया कौम का? मुझे ये बता मतलब आप कहना किससे चाह रहे हैं, मैं ये नहीं समझ मैं पा रहा। अपनी कौम से कहना चाह रहा हूं कि जैसे शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुआ था, सीए एनआरसी में आपने जायज और पीसफुल प्रोटेस्ट किए थे, ऐसे फिर करें क्या? आप शुरू करो। शेड्यूल कास्ट आपके साथ आएगा जैसे तब आ रहा था, शेड्यूल ट्राइब आपके साथ आएगी जैसे तब आ रही थी, और माइनॉरिटीज आपके साथ आएंगी जैसे तब आ रही थी। उसका हशर आपने नहीं देखा? नहीं, उसका हशर आपने नहीं देखा? उसका हशर दिल्ली दंगों की शक्ल में क्या महमूद पराचा उसका हशर नहीं देखा गया? अगर आप शाहीन बाग की बात कर रहे हैं या आप दूसरी बात कर रहे हैं या लोगों को कह रहे हैं कि उठ खड़े होइए, तो उसका आपने नतीजा नहीं देखा? जिसके लिए आज आप ही केस लड़ रहे हैं, दिल्ली दंगों में मारे गए लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आप ही तो केस लड़ रहे हैं, और सबूतों का अभाव होता है तो फिर कोर्ट सुना देता है, फिर कोर्ट जो है वो कहता है लैक ऑफ एविडेंस की वजह से जमानत दी जा रही है, 25,000 का जुर्माना ठोका जा रहा है। उसका तो हमने नतीजा भी तो देख लिया। आगे कितने प्रोटेस्ट और होंगे इस तरह तो इस नतीजे से डर के हम अपनी देश की हिफाजत करना बंद कर दें? नहीं, देश करे को क्या? बचाना है। करे क्या? देश का हिंदू, एक देश का मुसलमान, देश का दलित, देश का पिछड़ा करे तो क्या करे? यही सब करेगा या अपने घर बीवी बच्चों को पालेगा, अपने कारोबार करेगा, या यही सब करता रहेगा? जिस शब्द का आपने प्रयोग किया उसके बारे में तो मैं ज्यादा जानता नहीं। किस शब्द का? हिंदू शब्द का जो प्रयोग किया, नहीं, मैंने मतलब गैर मुस्लिम को भी कहा है कि आज लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, कारोबार नहीं है, महंगाई है, उसकी कोई बात नहीं। सड़कों पे क्यों नहीं आ रहे? किसान आ रहे हैं, देखो उसका कितना अच्छा है, सरकार बैकफुट पे है। जब सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट शुरू हुए थे तो सरकार ने ये इतना बड़ा जो टेररिस्ट अटैक कराया था पीसफुल प्रोटेस्टर्स पे, तो क्यों कराया था कपिल मिश्रा और अपने कार्डर्स भेज के? क्योंकि वो डरते हैं पीसफुल प्रोटेस्ट से। क्यों? अटैक तो अभी असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ भी हो गया। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं इसीलिए कह रहा हूँ अटैक तो बदरुद्दीन अजमल के यहाँ भी हो गया। वो देखिए, वो मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ, वो बदरुद्दीन अजमल साहब के ऊपर अटैक नहीं था, और वो असदुद्दीन ओवैसी साहब के ऊपर अटैक नहीं था। दिल्ली में हुआ, पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास में हुआ थाने के। वो पार्लियामेंट पे अटैक था। पार्लियामेंट किसी बिल्डिंग का नाम नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, हमारे पार्लियामेंटेरियन है, सांसद है। सांसद, पार्लियामेंट जो के मेंबर्स होते हैं वो पार्लियामेंट होती है, बिल्डिंग का नाम पार्लियामेंट नहीं है। 2001 से बड़ा अटैक है ये, पार्लियामेंट के मेंबर्स के ऊपर अटैक है, ये है पार्लियामेंट पे असली अटैक। ये समझिए आप बात। और जिन आतंकवादियों ने ये किया था उनके खिलाफ यूएपीए का मुकदमा दर्ज कराने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, मैं बार बार कह रहा हूं। उससे कम अगर हम इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के चुप बैठते हैं तो हम इंसाफ नहीं करेंगे देश के साथ और पार्लियामेंट के साथ और डेमोक्रेसी के साथ। सर, मुकदमा तो उन पर दर्ज हो गया। ये छोटे मोटे उन पे यूएपीए कहां हुआ? ये दिल्ली दंगों में हम वादा कर रहे हैं देश से कि यूएपीए का ही मुकदमा दर्ज होगा आरएसएस और बीजेपी के ऊपर। उसी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी साहब और अजमल साहब के ऊपर अगर हमें मौका दिया जाएगा तो हम यूएपीए का मुकदमा ही दर्ज कराएंगे। उससे छोटा दर्ज होने का मतलब देश के संविधान से कॉम्प्रोमाइज करना है, देश की पार्लियामेंट की सुरक्षा से कॉम्प्रोमाइज करना है। उससे कम पे बिल्कुल बात भी नहीं होनी चाहिए, वही मुकदमा दर्ज होना चाहिए और वो जायज बात है, वही इंसाफ है। क्योंकि देखिए, ये छोटे मुकदमे लगा के छुड़ाने का लालच देके ही तो ये जो मनुवादी मानसिकता के लोग हमला कर पाते हैं कि उनकी पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े लोग बैठे हैं, होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो लोग बैठे हैं, अमित शाह साहब बैठे हैं, दूसरे लोग बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हैं, अपने अफसर जो इनके जेब के अफसर हैं, करप्ट अफसर हैं। आज दिल्ली हाईकोर्ट में अस्थाना साहब के लिए बड़ी लंबी बहस हुई है कि 4 दिन बचे थे, क्यों कर दिया?
जो काम हो ही नहीं सकता, जो यूपीएससी के बगैर हो ही नहीं सकता था, वो कर दिया। क्या अंधेर नगरी मचा रखी है। ये गुजराती मानसिकता के जो बिजनेसमैन हैं, उन्होंने देश पे कब्जा किस तरह कर रखा है। अडानी, अंबानी और ये सब लोग जो गुजराती, पूरे देश में क्या यूपी वाले इंसान नहीं है? क्या वो लोग नेता नहीं है? क्या दिल्ली वाले नेता नहीं है? क्या सिर्फ गुजरात के नेता ही बच गए बस देश में? क्या पंजाब के नेता नहीं है? पंजाब के लोग नहीं है? आंध्रा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, असम, कोई नेता ही नहीं बचा, कोई बिजनेसमैन ही नहीं बचा देश में। सिर्फ गुजरात के मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन और ब्यूरोक्रेट्स भी वही, सब गुजरात के। क्या हो रहा है देश को? और गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, ये देश को बेचने से बिल्कुल शर्म नहीं करते। आप उठा के देख लीजिए, कौन है बैंक के डिफॉल्टर्स, कौन है जो चाइनीज कंपनीज में डायरेक्टर्स हैं, सब गुजराती। जो भाग गए वो सब गुजराती, सिर्फ एक माल्या को छोड़ के सब गुजराती। क्या हो रहा है ये देश का? तो ये गुजराती जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, इन पे लगाम लगानी पड़ेगी। गुजरात का देखिए शरीफ लोग कौन होते हैं गुजरात में? ट्राइबल शरीफ, वहां के अल्पसंख्यक शरीफ, माइनॉरिटी के लोग, मुसलमान शरीफ, ट्राइबल शरीफ, SC ST शरीफ, OBC शरीफ। बाकी ये सब जो है, सब बेईमानी करने पर तुले हुए, देश को बेच रहे हैं। चाइना के हाथ बेच दिया देश इन मनुवादी मानसिकता के गुजरातियों ने। तो गुजरात के लोगों से भी मैं वहां के SC ST माइनॉरिटी के लोगों से अपील करता हूं, OBC के लोगों से अपील करता हूं कि वहां के मनुवादियों को रोके। सबसे ज्यादा देश को अगर नुकसान हो रहा है कहीं से, तो गुजरात से हो रहा है। तो गुजरात के लोगों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि इन जो ये चोर हैं मनुवादी मानसिकता के, सारे गुजराती बिजनेसमैन चोर हैं, सारे ब्यूरोक्रेट्स मनुवादी मानसिकता के गुजराती ब्यूरोक्रेट्स चोर हैं। नेताओं के बारे में भी मैं यही कह रहा हूं, सब चोर हैं। जो गुजराती जो लोग हैं मनुवादी मानसिकता के, वो 99% सब चोर हैं। आपने सबको कह दिया, सब मिलकर आप पर मुकदमा दर्ज कर दे, करें, मैं साबित करूंगा। नहीं, क्यों नहीं? डेटा से साबित करूंगा, करें। अडानी को चोर साबित करूंगा, अंबानी को चोर साबित करूंगा, करें ना मुकदमा। देश के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे। हम संविधान के मानने वाले हैं, हम इन सब लोगों को जेल भिजवाएंगे। हमें लेकिन जरूरत है अवाम की, वो खड़े हो। आज किसान बेचारे खड़े हैं, उनका सपोर्ट में पूरे देश को सड़क पे आना चाहिए। जो भी SC ST माइनॉरिटी OBC का व्यक्ति है, आज उसे सड़क पे होना चाहिए। जो भी इस देश के बारे में इतना सा भी प्रेम करता है, उसे पीसफुल ढंग से सड़क पे आके प्रोटेस्ट करना चाहिए। आज देश लुटा जा रहा है और हम घर में बैठे हैं अपने आराम से। कैसे? नहीं, हमें बर्दाश्त करना चाहिए। अच्छा, चलिए वापिस फिर मैं आ जाता हूं आपके पास उसी सवाल को लेकर। और लोग इस वक्त बहुत जुड़े हुए हैं, ना सिर्फ दिल्ली से, ना सिर्फ देश से, बल्कि विदेश से भी। मुझे सवालात भी लोग लिख करके भेज रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक चीज़ और पूछना चाहता हूं। जिन मौलाना कलीम सिद्दीकी को अब से कुछ दिन पहले गिरफ्तार किया गया, उनके बारे में एक प्रोपेगेंडा और चलाया गया। और कल बाकायदा, ये मैं नहीं जानता कि कौन से IT सेक्शन वालों ने किया, कि एक वकील साहब के वकालतनामे को साथ में फ़ोटो लगाई गई कलीम सिद्दीकी को, और उसमें लिख दिया कि उनको तो ज़मानत पर छोड़ दिया, जबकि अभी रिमांड पर लिए हुए 4 दिन हुए। महमूद पराजा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या इस तरह से हो सकता है कि जिस दिन गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेश किया गया था, वहां से उनको पुलिस कस्टडी में ना भेज करके जेसी भेजा गया था, जुडिशियल कस्टडी। अगले दिन फिर से कोर्ट में पेशी होती है और फिर उसके बाद 10 दिन की रिमांड पर, जो आने वाली 2 अक्टूबर को खत्म होगी। और पीछे प्रोपेगेंडा चला कि उन्हें जमानत दे दी गई। ये क्या था? देखिए, मैं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, आप मेरी दुखती रग पे हाथ मत लगाइए। हमारा जो रिस्पांस है, नहीं, दुखती रग का क्या मतलब? मेरा सवाल है आपसे। मेरा लोग लिख रहे हैं, पूछ रहे हैं, बताइए, जवाब दीजिए। मैं बेकरार हूं, मेरा दिल रो रहा है। ये रिस्पांस होना चाहिए हमारा। इतना बड़ा जुल्म हो गया। मौलाना कलीम सिद्दीकी को बेगुनाह, बिल्कुल साफ शफाफ आदमी को पकड़ के जानवर की तरह जेल में डाल दिया और हम चुप घर में बैठे हैं। क्या रिस्पांस है हमारा? क्या है वकीलों का रिस्पांस वहां पे? ATS ने ये क्राइम किया है। ATS के ऑफिसर्स ने ये क्राइम किया है। भारत के संविधान को तोड़ के, देश के कानून को तोड़ के, झूठे सबूत बना के पेश किए अदालत में। तो उनके खिलाफ मुकदमा नहीं करना चाहिए हमें आज ही? यह है मेरा सवाल वकीलों से, यह है मेरा सवाल उन तंजीमों से, यह है मेरा सवाल उन सभी लोगों से जो मौलाना कलीम सिद्दीकी के फॉलोअर्स हैं। क्या एक्शन लिया आपने कानूनी, जिन लोगों ने इतना बड़ा बहुतान झूठा लगाया? मैं आपसे पूछता हूं, अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, कम से कम ये तो कर सकते हैं। RSS की कितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं? लेकिन अभी जस्टिफाई कैसे कर दिया आपने? किसको? आपने कह दिया कि इतना बड़ा बहुतान लगा दिया। वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो सबूत हैं। कुछ सबूत नहीं है। आज तक किसी केस में सबूत निकले हैं? बिल्कुल कह रही है, यूपी गवर्नमेंट कह रही है। बताएं, यूपी गवर्नमेंट। ATS ने दावा किया कि बिना सबूतों के हमने हाथ नहीं डाला।
वो बात अलग है कि दिल्ली दंगों की तरह जैसे आपको कामयाबी मिल रही है कि पहले कहा गया सबूत है हमारे पास ये है, ये मुलजिम है, ये मुजरिम है, बल्कि ये तक कहा, और उसके बाद फिर कोर्ट कहती है देयर इज द लैक ऑफ एविडेंस। ये तो बात की बात है, आपने जस्टिफाई कैसे किया? कोर्ट लैक ऑफ, हम इसीलिए बोल रहे हैं कि हमने करके दिखाया। कोर्ट लैक ऑफ एविडेंस नहीं बोल रही है, सिर्फ कोर्ट ये बोल रही है कि इनको झूठा फंसाया गया, और जो हमलावर थे उनको बचाने के लिए पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, 25,000 फाइन लगाती है कोर्ट, और ये कहती है हमसे कि आप इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराओ। ये कहा है कोर्ट ने दिल्ली दंगों में। तो यही यूपी में एटीएस के साथ होने वाला है, लेकिन करने वाला तो होना चाहिए ना कोई। अच्छा, कोर्ट एक दिन पहले जो है वो पीसी ना दे करके जेसी भेजती है, पुलिस कस्टडी नहीं देती, रिमांड नहीं देती, जेसी भेजती है, ये और बाद में 10 दिन। इसका कहां से कहीं से कोई प्रेशर आया है? आप उनके वकीलों से पूछिए। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? ये सवाल उनके वकीलों से पूछा जाए तो बेहतर रहेगा। आपको क्या लगता है इसमें? मुझे तो अगर मैं आपकी जाती राय पूछूं, ठीक है, उनके वकीलों से भी पूछूंगा, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं, क्या ये मुमकिन है, क्या ये हो सकता है कि पहले जुडिशियल कस्टडी और फिर उसके बाद 10 दिन की पुलिस कस्टडी, यानी ऑन रिमांड, एक ही दिन बाद क्या नया मटेरियल दिखाया होगा? तो वही मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, क्या हो सकता है ऐसा इसमें? 24 घंटे में। देखिए, ये एफआईआर कब दर्ज हुई थी? कितने दिन हो गए इस एफआईआर को दर्ज हुए? लगभग इस वक्त हो चुके चार्जशीट कैसे फाइल, कितनी बार दिन पहले हो चुकी फाइल? हो चुकी ना बहुत दिन पहले चार्जशीट फाइल जी। और अब क्या ऐसी नई बात हो गई थी? इनको एटीएस वाले सो रहे थे अब तक। ऐसा क्या इनके हाथ लग गया मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में जो इतने महीनों में इनके हाथ नहीं लगा था? वेरी गुड, वेरी गुड। एक बात। हाँ। दूसरी बात, क्या हुआ, क्या हाथ लग गया? हाथ लग गया जो इलाहाबाद में जो नरेंद्र गिरी साहब के बारे में आप बता रहे थे अभी, हाथ लग गया क्या? जो अडानी साहब के जो 3,000 करोड़ की जो हीरोइन हाई क्वालिटी की एक बार पकड़ी गई, 3,000 किलो, 3,000 किलो, 21,000 करोड़ कीमत उसकी, 21,000 करोड़ की कीमत की जो वो पकड़ी गई बाई चांस। तो अब जो महंत और जो अखाड़ों की लड़ाई चल रही है, उस तरफ से मठों की जो लड़ाई चल रही है, योगी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो भी तो एक मठ के वो हैं, और जो मौर्य साहब है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जिनको केशव प्रसाद मौर्य साहब जो हैं, जिनको योगी जी जिनको एक आंख नहीं देखना पसंद करते, वो योगी जी उनको बिल्कुल नापसंद करते हैं। ये जग जाहिर है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो वो आप कैसे कह सकते हैं पसंद करते हैं नहीं करते हैं? ये तो हाइपोथेटिकल हाइपोथेटिकल बात नहीं है। हाँ। अभी उन्होंने बाकायदा वो उनसे बात भी नहीं करते थे, अभी क्योंकि हाईकमांड की तरफ से दबाव पड़ा तो उनके घर गए थे स्पेशली। मैं तो प्रेस में ही पढ़ता हूँ। अच्छा। जो ये आपकी गोदी मीडिया या जो भी मीडिया है उसी में पढ़ता हूँ मैं तो। मुझे तो कोई पर्सनल जानकारी है नहीं, लेकिन इशारा तो उसी से मिलता है ना, क्योंकि वो जिस समाज से आते हैं, तो चाहे कहीं भी हो, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं वो तो गुलाम ही होंगे जिस भी पार्टी में होंगे। तो एक अंदरूनी जो उनके प्रति जो नाराजगी है, ये उस अखाड़े को मानने वाले थे, ये उनके बहुत ही नजदीकी थे। तो आपको लग रहा है कि ये सारी खबरों के ऊपर पर्दा डालने के लिए असलियत छुपाने के लिए हाँ। जो महेंद्र गिरी साहब थे, उनकी मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में आज कोई पूछ रहा है? कितना बड़ा इशू था वो। कोई कह रहा है आत्महत्या है, कोई कह रहा है हत्या है। क्या सबूत है कुछ? सीबीआई जिसको केज पैरेट कहा जाता है उसके हवाले कर दिया अब इस मामले को रफा दफा करने के लिए। जैसे यहां पे भी देखिए, एक जो ये हमारी संगम विहार की जो बच्ची है, उसके अभी तो केस को रफा दफा करने के लिए सारी कवायद चल रही है ना। उसमें आम आदमी पार्टी के MLA तक शामिल है, आम आदमी पार्टी की सरकार शामिल है। उसी तरीके से ये रफा दफा करने की जो कार्रवाइयां चल रही है ना, यानी आप खुले तौर पर, वक्त की क्योंकि बहुत कमी है, आपका कहने का मतलब है कि सिर्फ इन तमाम मुद्दों को छुपाने के लिए, पर्दा डालने के लिए कलीम सिद्दीकी जो है वो बहाना बनाए गए, और वो आग या बलि का बकरा बनाए गए। जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत का जो इनका राजनीतिक फॉर्मूला है, उसको जिंदा रखने के लिए घी तो डालना ही है ना। तो एक पंथ दो काज हो रहे हैं, यहां तो एक पंथ तीन काज हो गए। एक तो वो आग जला के रखनी है, ठीक है, जिस पर सियासी रोटियां सीखे, जिस पे सरकार बने, वरना लोग जो है भारतीय जनता पार्टी और RSS को शक्ल नहीं देखेंगे किसी की भी, जो हालात इस वक्त हैं देश के। फिर भी नफरत पैदा करके वोट जो उन्हें मिलेंगे वो, और दूसरा ये दोनों चीजों की तरफ से डाइवर्ट करने का रीजन है, और कोई रीजन है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सबूत इसमें कुछ नहीं है। ATS जो है झूठे सबूत पैदा कर रही है, क्योंकि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होती जैसे दिल्ली दंगों में हम कर रहे हैं। अगर वैसी कानूनी कार्रवाई का डर हो तो भारत के संविधान में, भारत के कानून में, भारत की जुडिशरी में आज भी इतनी ताकत है। अगर मेहनत की जाएगी, कोशिश की जाएगी, जुस्तजू की जाएगी, तो आज भी न्याय मिलेगा, सच्चाई सामने आएगी। मुत्तहिद होकर लड़ना पड़ेगा।
नहीं तो कोई नहीं बचेगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो अपने घरों में बैठे हैं ना, अभी सबसे पहले बड़े लोग ही मारे जाएंगे। जो असम में हुआ ना गोली कांड, अभी पुलिस ने जो गोली मारी, वो सीए एनआरसी का नेक्स्ट स्टेप था, क्योंकि वहां पे जो चीफ मिनिस्टर साहब आए हैं वो एकदम खास तौर पे जबरदस्त मनुवादी मानसिकता के हैं। वो भी प्रधानमंत्री की दौड़ में आना चाहते हैं। तो योगी जी का फॉर्मूला, अमित शाह जी का फॉर्मूला वो भी अपना रहे हैं कि मैं हूं सबसे बड़ा आतंक फैलाने वाला। तो ये जो राजनीति चल रही है, जो 3 लोगों में टसल चल रही है अभी देश में, एक तो अमित शाह साहब में, एक योगी जी में, और एक अभी हेमंत बिस्वा शर्मा साहब में। ये 3 लोग तो एकदम प्रधानमंत्री बनने के लिए ललायत से लग रहे हैं। जो प्रेस में खबरें आ रही हैं उसको पढ़ के ही बता पाते हैं। अच्छा, तो एक से बढ़कर एक जुल्म कर रहा है शेड्यूल कास्ट के ऊपर, शेड्यूल ट्राइब के ऊपर और माइनॉरिटीज के ऊपर। तीनों में होड़ लगी हुई। महमूद पराचा, एक सवाल और ज़रूर जानूंगा। जैसे आपने कहा था कि अब से पहले कहाँ थे, यानी आपकी लाइन को ले रहा हूँ। 67 ईयर्स, 67 साल के उम्र है मौलाना कलीम सिद्दीकी की। आज़ाद भारत को लगभग 75 साल हो गए हैं पूरे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, इन 75 सालों में 67 साल मौलाना कलीम सिद्दीकी कहाँ थे? इसी तरह से 65 साल के उमर गौतम इससे पहले कहाँ थे? ये क्यों नहीं नजर आए? ये क्यों नहीं दिखाई दिए? हालांकि ये सवाल मुझे यूपी एटीएस से पूछना चाहिए, ये सवाल मुझे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहिए, ये सवाल मुझे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री से पूछना चाहिए, लेकिन आज जब बात आपके से पूछने आया हूं तो ये भी आपसे पूछ लेता हूं। ये लोग सब अब तक कहाँ थे? ये लोग सब इससे पहले धर्म परिवर्तन नहीं हो रहा था? 1 हफ्ते में हो गया, 1 साल में हो गया। यूपी का इलेक्शन बहुत नजदीक आ गया ना। ये धर्म परिवर्तन के लॉ क्यों लाए जा रहे हैं नए नए? भारत के संविधान के खिलाफ हैं लॉस, डायरेक्ट उनके बरखिलाफ हैं ये कानून, जिनको कोर्ट टेस्ट कर रहा है अभी। तो ये कानून लाके इतनी हड़बड़ी में क्या है? हर जगह जहां चुनाव होगा ये होना है। तो यूपी में अभी चुनाव है, कोई चीज नहीं है दिखाने के लिए, तो ये वो है। और ये 65 साल और 67 साल की जो बात कर रहे हो आप, कोई ये लोग सब इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें थे कि जिसको चुन के, अभी तो मोहन भागवत साहब ने बुलाया था इनको। बिल्कुल, मेरा यही सवाल था। यही मैं पूछने वाला था। मोहन भागवत से मुलाकात तो अभी कुछ रोज पहले ही, अभी तो बुलाया था। नहीं, बुलाया था ना इनको खास तौर पे। हाँ, क्यों? कलीम सिद्दीकी से ही मुलाकात हुई थी। हाँ, तो क्यों बुलाया था? तो ये उसका खामियाजा है क्या? ये खामियाजा नहीं है। फिर क्या है? अब देखिए, वो मैं किसी और आपके एपिसोड में बताऊंगा। वो भी नहीं, आज ही बता दीजिए। अब हमें ऐसा लग रहा है मुझे भी ऐसा लग रहा है कि आपको आज ही बता देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आपको लाइव इस वक्त लोग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, यूट्यूब भी और फेसबुक भी बराह रास्त आपको सुन रहे हैं। बता दीजिए, मोहन भागवत से जो मुलाकात हुई मौलाना कलीम सिद्दीकी की, उसके पीछे, उसके आगे और अब उसके बाद जो हो रहे हैं आफ्टर इफेक्ट्स। उमर गौतम साहब की क्या कहानी है? नहीं, मैं तो पहले वो पूछ नहीं, वही है, उससे कनेक्टेड ही है। उनको भी तो किसी ने रुजू किया होगा। जबरन धर्म परिवर्तन, उमर गौतम जबरन धर्मांतरण। उमर गौतम साहब का हुआ था? नहीं, उमर गौतम साहब ने तो खुद माना कि मैंने, उमर गौतम साहब ने तो खुद धर्म परिवर्तन कराया। मैं वही कह रहा हूँ, उन्होंने खुद माना है, उन्होंने खुद कहा है कि मैंने किया, इस्लाम से प्रभावित होकर मैंने किया, और उसके बाद मैं जिस काम में लगा हूँ किसी को भी आज तक जबरदस्ती नहीं कराया। मौलाना कलीम सिद्दीकी के बारे में आप लोग जानते हैं? कितने बड़े आलिम तो हैं ही मजहबी, और वो कितने बड़े स्कॉलर हैं, साइंटिस्ट हैं। उन्होंने तो हमेशा बात जमीन से या तो नीचे की है या आसमान से ऊपर की है। जो मॉडर्न एजुकेशन में वो कितने बड़े माहिर हैं, ये पता है किसी को? आज बता दीजिए आप। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, उनके बारे में जाने, उनकी शख्सियत के बारे में जाने। हो सकता है उन्होंने रुजू कर लिया हो कुछ लोगों को, वहां उस मीटिंग में ही रुजू कर लिया हो कि इंसान इंसान के बराबर होता है। ये मानने, यानी आपको लग रहा है कि मोहन भागवत को उन्होंने क्या रुजू कर दिया? अब ये इसी से डर के तो शायद इनको पकड़ा गया हो, ये भी एक रीजन हो सकता है कि वहां की मीटिंग में जो बहुत सारे लोग थे, उनको जब ये कहा गया हो कि इंसाफ और बराबरी जो है वो इंसानियत, भारत के संविधान में भी वही लिखा है, इस्लाम में भी वही लिखा है। हो सकता है वहां कुछ बड़े बड़े लोग ही रुजू हो गए, तो ये भी खतरा आ गया हो कि ऐसे आदमी को तो पकड़ के तुरंत बंद कराओ। लेकिन मजहब इस्लाम तो कहता है कि ना जबरदस्ती चलेगी और ना ही जुल्म चलेगा, मजलूमों की आवाज बनेगा। एक इंसान जो है वो मजलूमों की आवाज बनेगा, जुल्म नहीं कहेगा, जुल्म नहीं सहेगा। ये क्या हो रहा है? लेकिन तो ये क्या, तो जुल्म सहना भी हुआ है, मजलूम भी खुद बन रहा है। मोहन भागवत जी की मीटिंग में जाके कोई जुल्म कर सकता है क्या? वो तो अपनी बात ही कर सकता है ना, मोहब्बत से, प्यार से। जो बात की उससे डर गए हो सकता है कि इस बात को कौन डर गया? मोहन भागवत डर गए? जो मोहन भागवत जी इंप्रेस हो गए, या मोहन भागवत जी के जो फॉलोअर्स थे वो इंप्रेस हो गए। कौन डर गया? ये तो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा ना।
लेकिन ये अजीब चीज हुई क्यों है? इसकी इन्वेस्टिगेशन अगर कोई ईमानदार अफसर करेगा, सब निकल के सामने आ जाएगा। वही कराने के लिए हम जो बोलते हैं कि इसकी कोर्ट मॉनिटर्ड ट्रांसपेरेंट तरीके से इन्वेस्टिगेशन होगी, तभी सच सामने आएगा। तब यह भी निकल के आएगा कि कौन डर गया मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब के वहां जाने से, मोहन भागवत जी की मीटिंग में जाने से, कौन डर गया ये जो महेंद्र गिरी साहब के मशकूक हालात में मृत्यु होने से, कौन डर गया अडानी साहब का इतना बड़ा राज फाश होने से कि वो वहां से रेगुलर तौर पे कंसाइनमेंट आया है रेगुलर तौर पे 21,000 करोड़ का। एक तो पकड़ा गया है, रेगुलर तौर पे आ रहे होंगे ना, जब तो ये गलती से पकड़ा गया। कौन इतनी इजाजत दे रहा है भारत में कि खुले आम इतनी बड़ी बड़ी ड्रग्स की सप्लाई करो, और फिर क्या आ जा रहा है कि पंजाब में ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है। और कौन इजाजत दे रहा है कि एक सांसद के ऊपर हमला करो, दूसरे सांसद पर हमला करो, उसकी कोठी पे हमला करो? होगा ना, सांसद से तो डर नहीं होगा। डर ये इन 3 चीजों से डर लग रहा है मुझे। जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं इन 3 चीजों से डर गए। लेकिन हमें सबको सड़क पे आना है कानून के तरीके से और पीसफुल तरीके से सबक सिखाना है। भारत के संविधान को बचाना है, भारत देश को बचाना है, संविधान को लागू कराना है, लेटर एंड स्पिरिट। हम सबको खड़े होना है। आप कानूनी जानकार हैं, बस आखिरी सवाल आपसे कर रहा हूं, इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को किस तरह से देखना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए? क्योंकि लोगों की नजरें जो हैं वो अब कहीं नहीं है, किसी सरकार पे, किसी नेता पे कहीं नहीं है। सिर्फ जो नजरें लगी हैं लोगों की वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पर लगी हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और मैं इन तमाम हालात के बारे में पूछ रहा हूँ ये सवाल। मैं तमाम हालात के बारे में बता रहा हूँ। हम भारत के रहने वाले क्या चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट से? सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत की जनता से आह्वान कर चुके हैं, गुजारिश कर चुके हैं, आओ और हमें बचाओ। यही कहा था ना तब। हमारी उन 4 में से एक तो खुद ही चले गए थे। तो देखिए क्या होता है अगर भारत की जनता उन्हें बचाने में कामयाब हो पाती तो शायद, जो वो खुद कह रहे थे, उन्होंने खुद भी कहा कि यहाँ पे तो लॉबीज काम करती हैं, लोग सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स इन्फ्लुएंस करते हैं। और मैं, गोगोई साहब ने खुद कहा, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, और मैं अपना मुकदमा लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं जाऊंगा। तो जो लोग उनके बारे में कयास लगा रहे हैं कि वो लालच में आके, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि लालच में आके उन्होंने और दबाव में आके जो उनके ऊपर एक मुकदमा हो गया था, ये फैसला सुनाया। तो भारत की जनता अगर अपने जजेस को प्रोटेक्ट करके रखती है, हालांकि वो मनुवादी मानसिकता के बैकग्राउंड से ही आते तब भी, तो शायद वो ना करते ये। तो हम लोगों का फेलियर है ना, भारत की जनता का भी कहीं ना कहीं तक, किसी हद तक फेलियर है कि हम खड़े नहीं हुए इतनी मजबूती से अपने इंस्टीट्यूशंस के साथ। सड़कों पे आना चाहिए पीसफुल तरीके से, फिर सड़कों पे आना चाहिए पीसफुल तरीके से, और सभी इंस्टीट्यूशन मजबूत होंगे। देखिए, ये जो नए चीफ जस्टिस आए कितनी बढ़िया बातें कह रहे हैं, अपने मन की बात कह रहे हैं कि इनके मन में क्या है। वो वकीलों से आह्वान कर रहे हैं कि आप जो है सोशल सर्विस में जाओ, पॉलिटिक्स में जाओ। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हम सोशल सर्विस कर ही रहे हैं। तो वो तो सब वकीलों से कह रहे हैं कि सबको, वकीलों को सिर्फ कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए, सोशल रिफॉर्म लाने के लिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म लाने के लिए सड़कों पे उतरना चाहिए। तो हम तो जो सलाह अब दी है उस पर बहुत पहले से अमल कर रहे हैं। बहुत सारे हमारे जो वकील हैं वो इस पर बहुत पहले से अमल कर रहे हैं, और उसकी सजा भी भुगत रहे हैं, हम भी भुगत रहे हैं, दूसरे वकील भी भुगत रहे हैं। और उसी तरीके से, अच्छा, उसकी सजा क्या हो जब ये साबित हो जाए कि किसी ने किसी का धर्म परिवर्तन कराया है? मैं ये मौलाना कलीम की, मौलाना उमर की या मुफ्ती जहांगीर की बात नहीं कर रहा। क्या हो कि अगर ये बात साबित हो जाए और कोई ये कहे कि हाँ, मेरा धर्म परिवर्तन इन सबूतों की बुनियाद पर इस शख्स ने कराया या फला बंदे ने कराया, क्या सजा हो फिर उसकी? ये भी आप बता दीजिए। देखिए, सजा इसकी, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे शुरू में भी कह चुका हूं कि जबरन या लालच से कुछ समय के लिए धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन लौट के खुद स्वयं वापस आएंगे। जो व्यक्ति मुसीबतें झेल के भी अगर धर्म परिवर्तन करता है तो उसको तो धर्मांतरण जबरदस्ती कराया नहीं जा रहा, लेकिन जबरदस्ती कराया भी जा रहा है तो उसकी सजा जो है इतनी संगीन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा अपराध नहीं है, क्योंकि ये 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आप सिर्फ उस व्यक्ति को, पूरी जिंदगी बदल जाएगी इंसान की 2 मिनट में कैसे ठीक हो जाएगा? 2 मिनट में ठीक हो जाएगा ना। आप उससे डर हटा दीजिए, आप उससे लालच हटा दीजिए, तो वो व्यक्ति वापस उसी जगह आ जाएगा जिस जगह वो पहले था। मतलब जहां से चला था फिर वहीं आ जाएगा वो, चाहे कितना ही उसका कैरेक्टर असैसिनेट हो गया, दबाव हो गया, नहीं, मैं कुछ और जिया मरा कुछ। सपोजिंग एक्स को किसी ने पैसे देके या दबाव में हाँ, जबरन करा दिया या लालच में करा दिया, तो ये लालच और जो जबरन काम हो रहा है,
ये उसके ऊपर से हटा दीजिए, तो वो 2 मिनट में अपने पुराने वाले धर्म पे वापस चला जाएगा। सजा क्या हो उसकी जो अगर साबित सजा, होता है? मैं यही कह रहा हूं ना कि इससे बड़े संगीन अपराध हो रहे हैं देश में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इसमें लोगों को मारा जा रहा है, लिंच किया जा रहा है, उसके ऊपर सख्त कानून होने चाहिए। उसके ऊपर तो कोई सख्त कानून जितने होने चाहिए हैं भी, उस पर अमल नहीं हो रहा। और ये जो एक समाज में बुराई है ही नहीं, जिसको इतना बड़ा अटेंशन नहीं मिलना चाहिए, उसको इतनी अटेंशन देके इतना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है, तो ये कानून अपने आप में ही गैर जरूरी है। इससे पहले आपने कहा कि गैर कानूनी है और गैर जरूरी। चुनाव नजदीक है इसलिए मुद्दा बनाया जाए। अब चुनाव की आखिरी बात और कर लेता हूं, मुझे इतना बता दीजिए क्या नजर आ रहा है अब आपको 2022 में उत्तर प्रदेश चुनाव में? देखिए, अभी तो जो हालात हैं इस वक्त के सिनेरियो को देखे तो अभी जो हालात हैं, एक ही चीज है जो बीजेपी को और आरएसएस को बचा सकती है, वो है मुसलमानों की नफरत। अगर मुसलमानों की नफरत के पार लोगों को नजर आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि SC ST OBC और माइनॉरिटीज को तो छोड़ ही दीजिए, कोई समझदार भारतीय और भी कम्युनिटी से आने वाला बीजेपी की तरफ रुख करके भी देखेगा, इनको एक वोट मिलना भी भारी पड़ जाएगा। अगर हम सिर्फ ये बात मीडिया भी बता सकती है जो आप बता रहे हैं? नहीं, मीडिया तो खरीदी हुई है ना। आपको पता कितना एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। ये तो कुछ आप जैसे लोग ना हो तो बेड़ा गर्क हो चुका हो देश का। ये तो आप लोगों को सबको सलाम है जो इतनी खतरे मोल लेके और आपके ऊपर भी लगाम लगाने की कोशिश हो रही है। आप देखिए, मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर कोई पढ़ता नहीं है, मेन स्ट्रीम टीवी चैनल्स कोई देखता नहीं है। अगर कोई मजे लेने के लिए या वो इंटरटेनमेंट करने के लिए देखने लगे तो देखने लगे। अब आप लोगों की रीच देखिए जरा, सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं उनकी रीच देखिए, करोड़ों करोड़ों में, और आपकी कैप्टिव ऑडियंस है। मजबूरी नहीं है, 1 सेकंड में बंद करके आदमी जा भी सकता है, आपके पास जबरदस्ती चल के जाता है। यहाँ तो सिर्फ बटन दबा के ऑन हो जाता है ना टीवी, और थोपी जाती हैं चीजें, आपको तो ढूंढ के जाते हैं लोग आपको देखने के लिए, ठीक। और उसके बाद कैप्टिव ऑडियंस है, बैठ के आपको मोबाइल पे देखते हैं, अपने कंप्यूटर्स पे देखते हैं, आपकी बात सुनते हैं। और इसी वजह से देश की रक्षा हो रही है, संविधान की रक्षा हो रही है, और आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये आप लोगों के महमूद ये बहुत बड़ा होने वाला है। तो ये भी तो जब तो OTT प्लेटफॉर्म आ रहा है, जब तो हम लोगों का भी गला घोटने की तैयारी है, जब तो मैं तभी तो कहा कि सबकी नजरें अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट पर हैं। और आगे क्या ऐसा लगता है आपको कि जो भोपू और भांड मीडिया है, या तो उसी की श्रेणी या कैटेगरी में डाला जाए हमको, या फिर इस आवाज को भी बंद किया जाए? इन आवाजों को कहूंगा कि बंद किया जाए। मैं कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की नजरें आपके ऊपर है और देश की जनता के ऊपर है। आप बार बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ नजर लगा रहे हैं। आप लोग मजबूत रहिए, देश की जनता मजबूत रहिए। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे ऐसे फैसले आएंगे कि बड़े बड़े मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर जेल में मिलेंगे। हम लोगों को मजबूत होना है, हमें अपने अंदर कमी देखनी है, और हमारी कयादत को, खासतौर पर SC ST OBC और माइनॉरिटीज की थोड़ा सा बहादुरी, हिम्मत करनी है, थोड़ी सी बस। जनता तैयार है, जनता अपनी सब इंस्टीट्यूशंस को बचाएगी, जनता देश को बचाएगी, जनता चाइना से लड़ेगी, जनता चाइना को भगाएगी, हमारी फौज भगाएगी, लेकिन जनता खड़ी होकर इन सभी इदारों को, फौज को, सबको मजबूती देगी। तो जनता के ऊपर आप भरोसा रखिए, अपने ऊपर भरोसा रखिए। आप तो जनता की आवाज हैं अभी, सोशल मीडिया तो। अपने ऊपर भरोसा रखिए, हम लोग जीतेंगे, मनुवाद हारेगा, अम्बेडकरवाद जीतेगा। बहुत बहुत शुक्रिया महमूद पराचा, आपने बेहद कीमती वक्त दिया और इतने तमाम सवालात का, हालांकि आज बड़े रैपिड क्वेश्चन हुए, जवाब भी आपने बड़े डिटेल्ड और रैपिड दिए, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कीमती वक्त दिया। और आप तमाम दर्शकों का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जितने लोग हिंदुस्तान लाइव पर जुड़े, और आप सब लोगों ने इन तमाम सवालात को भी लिया, तमाम मुद्दों को, और जो जो लोग आप लिख रहे थे सभी के नहीं कमेंट लेने पॉसिबल थे। अभी भी देख रहा हूं बड़ी तादाद में आप लोग जुड़े हुए हैं, और जितने भी सवाल जवाब महमूद पराचा से किए गए थे, चाहे वो धर्म परिवर्तन को लेकर के, जबरन धर्म को बदलवाने के लिए जो आज कहा जा रहा है कि लालच दी जाती है और फलाना फलाना तरीके से किया जाता है, इन्होंने साफ तौर पर एक ही बात कही है, और वो बात यही कही है कि मौलाना कलीम सिद्दीकी तो एक बहाना है, दरअसल हजारों करोड़ की हेरोइन और इस तरह की जैसे महेंद्र गिरी जैसे लोगों का कत्ल को छुपाना है, यही एक टैगलाइन महमूद पराचा की हमारे कुल मिलाकर के सामने आई है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी साथ जुड़ने के लिए। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू फॉर नाउ। जाते जाते
बस इतना ही कहूँगा कि जिस तरह महमूद पराचा ने कहा, मुत्तहिद होने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मुत्तहिद होंगे तो ठोकरों में ज़माना होगा, मुंतशिर होंगे तो टुकड़ों में काटे जाएंगे। थैंक यू फॉर नाउ।